हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल जिसको लिखा है द डेविल जी ने, और उसे क्रिएट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 6 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। राजवंश हवेली में बहुत परेशान थे। ज्योति रोते हुए कह रही थी कि आप लोग क्या कर रहे थे? आप ही के साथ वो घूमने गया था। आपसे आपने कैसे खो दिया? निर्मला देवी अभी शांत बैठी थी। उन्होंने हेमंत को कहा वायु को फ़ोन लगाए और उन्हें यहाँ से सिचुएशन बताएं। हेमंत ने हाँ में से हिलाया और चला गया। इधर राजवंश कॉर्पोरेशन में टॉप फ्लोर पर वायु विंडो के पास खड़ा था और उसके पीछे असिस्टेंट करण का फ़ोन बजा। फ़ोन उठाकर उसने बातें करें और कहा ठीक है, मैं सर को बता दूंगा। फिर उसने वायु की तरफ देखा और कहा सर वहाँ मिल ही नहीं रही है। वायु ने कहा सात सात सेवन वेपन को ढूंढने भेजो। सेवन वेपन वायु की स्पेशल टीम है जिसे उसने 7 लोगों के साथ शुरू किया था। अब उसमें 100 से भी ज़्यादा लोग थे, क्योंकि हर एक इंसान 10 लोगों के साथ मारने की ताकत रखता है। बहुत ही निर्दयी तरीके से वो लोग मारते हैं। इस टीम के से अंडरवर्ल्ड के लोग भी डरते हैं, इसलिए वायु का नाम वहाँ बहुत इज्जत से लिया जाता है। सनशाइन स्कूल लाइब्रेरी में एक बेंच पे वही मैडम बैठी थी जो जो उनके आसपास कई सारे बच्चे थे। वीरा और उनके सामने बैठे थे और उनसे कह रही थी, मैम आपने कहा था ना मुझे ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए फिर आप इसकी एक सवाल सॉल्व कर दीजिए। अगर मुझे लगा कि ये बहुत कठिन है तो मैं इसे कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैडम ने घूर कर वीरा को देखा और फिर सवाल हल करने की कोशिश करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद मैडम बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उन्होंने वीरा को देखा जो मजाकिया मुस्कान के साथ उन्हें ही देख रही थी। उसे ऐसा मुस्कुराता देख मैडम चिढ़ के कहने लगी, तुम बहुत हंस रही हो तो तुम ही क्यों नहीं कर लेती? वीरा ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर बिना कुछ कहे सवाल करने लगी। उसके छोटे-छोटे हाथ कॉपी पेन से खेल रहे थे। उसकी उँगलियाँ काफ़ी ऐसे चल रहे थे जैसे वो कोई प्रोफ़ेशनल हो। 10 मिनट बाद वहाँ खड़े एक लड़के ने हैरान होकर वीरा को देखा और कहा, करेक्ट आंसर। सब ने तुरंत उसकी कॉपी में देखा। जो सब्जेक्ट्स को जानते थे वो मैडम भी मुँह खोले अपने सामने बैठी लड़की को देख रही थी। उन्होंने कहा, इसको ज़रूर पहले से ही पता होगा। क्या हुआ? बाकी स्टूडेंट मज़ाक उड़ाने के लहज़े में उस मैडम को देख रहे थे। तभी वीरा ने एक और सवाल सॉल्व कर दिया। रावी ने उसके साइड में खड़ी थी, मुँह बनाते हुए कहने लगी, गलत बात है दी, आपने मुझे पहले कहा था। इसको क्वेश्चन के लिए हम कॉम्पिटिशन करेंगे, जो पहले सॉल्व करेगा वो जीतेगा। आपने सॉल्व कर दिया। हर हर कोई है हर कोई हैरानी से उन दोनों बच्चियों को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, ऐसे सवाल जिन्हें बच्चे 2 दिन तक सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें ये बच्चे ऐसे बातों में क्यों बोल रही हैं, जैसे ये दो का पहाड़ा हो। तभी लाइब्रेरी में स्कूल में प्रिंसिपल आ गए। वो काफ़ी घबराए लग रहे थे। उन्होंने घूर कर उस मैडम को देखा, फिर रावी और वीरा को देख के कहने लगे, बच्चों आप दोनों चलो, अब जो किताब को पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। और सारे स्टूडेंट को अपनी अपनी क्लास में जाने के लिए कह दिया। सब कन्फ्यूज़न में एक दूसरे को देख रहे थे कि वहाँ प्रिंसिपल बहुत ही खड़ूस थे, क्योंकि वहाँ के बेस्टमैन बहुत खड़ूस थे। सब चुपचाप वहाँ से ले गए। छुट्टी के बाद रावी और वीरा भी स्कूल से घर के लिए निकल गए। धैर्य ने धैर्य को आने में भी समय था। देहरादून की ऊंची पहाड़ी पर शाम के 5 बजे पूरी पहाड़ी पर कई लाशें पड़ी थी। हवा में खून की बदबू फैली हुई थी। उन लाशों के सामने 10 लोग खड़े थे। तभी वहाँ एक रॉयल कार आके रुकी। उसमें से वायु अपनी शर्ट को ठीक करते हुए बाहर निकला। उसने देखा ज़मीन पर लगभग 40 से ज़्यादा आदमी मरने की हालत में पड़े थे। उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया था कि किसी की भी रूह कांप जाए। पर सामने खड़े 10 आदमी भावहीन लग रहे थे। उनमें से एक आदमी आ गया है और अपना सर झुकाते हुए कहने लगा, सर इन लोगों ने इन्हें पहाड़ी पर पेड़ से बांध रखा था और इन्हें खाई में फेंकने का प्लान कर रहे थे। वायु सामने देखते हुए कहने लगा, कहाँ है वो? तभी एक आदमी अपने साथ छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ला रहा था। उस बच्चे के मुंह पे काला कपड़ा ढका हुआ था। जब वह आदमी वह कपड़ा हटाने लगा तो वायु ने मना कर दिया और उसे कार में बैठने के लिए कहा। फिर पीछे मुड़कर जाते हुए कहने लगा कि उन सबको खाई में फेंक दो और एक आदमी ने को उनके मालिक के पास भेज दो। ये कह के वहाँ चला गया। मैं इस वक्त बिल्कुल चला गया
कार में इस वक्त बिल्कुल शांति थी, सिर्फ बच्चे की धीरे-धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वायु के कान में आवाज़ पड़ी, उसका दिल नम पड़ गया। उसने अपना एक हाथ उठाया और बच्चे के सर पे रख दिया। गर्माहट महसूस होते ही बच्चा वायु से लिपट के रोने लगा। वायु धीरे-धीरे उसको सहला रहा था। भले ही उसने उस बच्चे को कभी ध्यान ना दिया हो, पर वह नफ़रत भी नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह लोग राजवंश हवेली पहुँच गए। निर्मला देवी एक दरवाज़े को देख रही, तभी उन्हें कुछ गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही वो लोग उठ के खड़े हो गए। ज्योति जो इस वक्त अपने कमरे में नेल पेंट लगा रही थी, वो भी रोने का नाटक करते हुए नीचे आ गई। उस बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। वो तो बस ज़रिया था इस घर में बने बने रहने का। वायु अपनी गोद में उस बच्चे को लेकर अंदर आया। बच्चा निर्मला देवी को देखकर दौड़ के उनके पास गया। अपने छोटे-छोटे हाथों से उनके पैरों से लिपट के कहने लगा, दादी साहब, उन लोगों ने हमें ऊपर फेंक दिया था, उन्होंने हमें मारा भी। निर्मला देवी ने गले लगते हुए कहने लगी, हर्ष चुप हो जाइए, अब आप घर पे हैं। फिर एक नौकर को हर्ष के ले जाने के लिए कह दिया। ज्योति अभी भी पीछे वैसे ही खड़ी थी। वह एकटक से वायु को देखे जा रही थी। उसे हर्ष बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो सिर्फ फिर वो रोने का नाटक करते हुए वायु के पास जाके कहने लगी, वायु जी थैंक यू, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया। हर्ष के साथ होने के कारण जो नरमी वायु की आंखों में जो नरमी थी, वो शब्द सुनते ही गुस्से में बदल गई। उसने घूर के अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा और कहा, वो सिर्फ इस घर का वारिस है, वो मेरा बेटा नहीं है और ना ही हमारा अपने शब्दों को ध्यान दो। इतना कहके वो चला गया। उसकी आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि ज्योति की रीढ़ की हड्डी तक कांपने लगी थी। वह पीछे पलट के मुस्कुराते हुए निर्मला देवी से कहने लगी, दादी साहब। निर्मला देवी उसकी बात काटते हुए कहने लगी, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके पोते पे कोई दबाव बनाए। भले ही उन्होंने उसकी इच्छा के खिलाफ ज्योति और उसके बच्चे को इस घर में रखा था, पर उन्होंने कभी अब इन्हें अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। निर्मला दीदी के जाने के बाद ज्योति मुट्ठी को कसते हुए मन में कहने लगी, बस एक बार वायु को मेरे हाथ में आने दे मुझे तू, मैं सबक सिखाऊंगी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, कहानी का एपिसोड नंबर 7 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि तुम्हें इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 8 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शाम को 7 बजे पूरी राजवंश हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। कई अमीर और इज्जतदार लोग जश्न में शामिल हुए थे। वहाँ कई सारे पॉलिटिशियन और आर्मी के लोग भी थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि देहरादून में रहने वाला हर अमीर इंसान इस पार्टी में शामिल था, पर सबकी नज़र सिर्फ सीढ़ियों पर थी, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। निर्मला देवी ज्योति के साथ वहाँ वायु के पिता वैभव राजवंश, माँ कृपा राजवंश, छोटा भाई तेजस राजवंश, चाचा रोहन राजवंश, वहीं चाची मयूर राजवंश और उनके दोनों बच्चे कृष्ण और अयान भी शामिल थे। राजवंश खानदान के कई रिश्तेदार भी यहाँ आए हुए थे। ज्योति की नज़र दरवाजे पे थी, तभी उसने देखा कि उसकी माँ शोभा और पिता वनराज, उसके भाई शोभित और बहन रूबी की भी आए हैं। वो तुरंत उनके पास गई। शोभा जी ने इस समय काफ़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाकी परिवार वाले भी काफ़ी अच्छे से तैयार थे। कोई नहीं कह सकता था कि 7 साल पहले ये छोटे से घर में रहते थे। ज्योति ने राजवंश शैली में आने के बाद से ही अपने माता पिता को आर्थिक स्थिति सुधारना शुरू कर दिया था। शोभा ने ज्योति को देख कहा, मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है। ज्योति ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देखने लगी। तभी उसकी बहन रूबी आगे आते हुए दी दी, वो तो वही ड्रेस है ना जो प्रज्ञा भाटिया ने अभी बनाई है। इसकी कीमत लाखों में है। ज्योति शो ऑफ करते हुए कहने लगी, ऑफ कोर्स ये वही है। फिर वह अपने परिवार को लेकर निर्मला देवी के पास चली गई। वहाँ खड़े कई लोगों की नज़र ज्योति और उसके परिवार पर ही थी। सब जानते हैं कि ज्योति ने इस घर को वारिस दिया था, इसलिए सबको यही लगता था कि आगे चल के यही इस घर की मालकी बनेगी। और इस बात ज्योति की काफ़ी घमंड था। इस बात का ज्योति पे काफ़ी घमंड भी था, पर ये कितना सच है कितना झूठ ये तो सिर्फ ज्योति ही जानती थी। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से वायु नीचे उतर के आया। उसने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसमें उसने गहरी नीले रंग के और ज़्यादा उभर कर दिखने वाले थे। उसके बगल में एक छोटा सा 7 साल का लड़का चल रहा था, जिसने उसी की तरह सूट पहना हुआ था। वह काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। सबकी नज़र सिर्फ उन दोनों पर ही थी। हमेशा की तरह वायु के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसके हाथों में जैसे ही उसे कोमल उंगलियों को स्पर्श महसूस हुआ, उसकी आंखें थोड़ी नर्म आ गईं। उसे झुक के देखा तो वो हर्ष था। अपनी डरी हुई आंखों से सब जगह देखते हुए उसने अनजाने में ही वायु की उंगली पकड़ ली थी। वायु ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और चलाते हुए नीचे उतर आया।
आया। वायु का ऐसा बिहेवियर देखकर सबको यकीन होने लगा था कि हर्ष वायु का ही बेटा है। ज्योति बड़े ही प्यार से वायु को देख रही थी। तभी ज्योति की माँ पीछे से आके कहने लगी, देखने से कुछ नहीं होगा, तुम तो 7 साल में कुछ नहीं कर पाई। ज्योति चिढ़ के कहने लगी, वो घर में रहता ही कम है, इन 7 सालों में वो शायद ही 7 बार घर आया होगा, वो भी आज ही के दिन, क्योंकि निर्मला देवी से जबरदस्ती बुलाती हैं। तभी शोभा जी ने धीरे से ज्योति के कान में कहा, राघव घर पर आया है। तो ये सुनते ही ज्योति का चेहरा पीला पड़ गया। इधर निर्मला देवी इधर ने इधर निर्मला देवी वायु को देखकर काफ़ी खुश थीं। उन्हें खुशी हो रही थी, उनका पोता अपने बेटे को अपना रहा है। वायु के पिता वह गुस्से से उस बच्चे को देख रहे थे। तभी कृपा ने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, आप समझना होगा, आप जानते हैं ना वायु की क्या क्या हालत है, वो आपका पोता है। वैभव जी गुस्से में दबाते हुए कहने लगे, मैं जानता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरा पोता है। पर माँ नहीं मानती ही नहीं है। तभी वायु का छोटा भाई हॉल के बीच में आके कहने लगा, सब ध्यान सुनिए, आज के दिन बहुत खास है। आज मेरे भाई का जन्मदिन है, जिसे हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आए और केक कट करें। सभी वहाँ एक बहुत बड़ा केक लाया गया। वायु ने बिना भाव के केक कट करा और सबको खिलाया, और हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वायु खिला सके। जैसे ही वायु ने झुक के हर्ष को केक खिलाया, हर्ष ने बड़ी सी मुस्कान के साथ अपना एक हिस्सा वायु की तरफ करा। वायु ने धीरे से मुंह खोला और उसकी खा लिया। उसका मीठा स्वाद उसके दिल को भी अंदर मीठा कर रहा था। थोड़ी देर तक सब लोग बातें करने लगे। बातें करने के बाद वायु खिड़की के पास आके खड़ा हो गया और चांद को देखने लगा। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके दिल में दर्द हो रहा है, जैसे कोई अपना अपना दर्द में हो। उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया और आसमान को देखते हुए कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? अगर नहीं हो तो जल्दी ही ठीक हो जाओ। उसकी आंखों में खालीपन था, जो शायद उसके सपनों में रहने वाली वो 3 परछाइयां ही दूर कर सकती थीं। इंदौर सिटी हॉस्पिटल के एक कमरे से बाहर रावी और वीरा बेंच पे बैठे हुए थे। उस कमरे के दरवाजे को देख रहे थे। रावी ने वीरा का हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहने लगी, दी मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? वीरा सामने देखते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो। तभी उस रूम से डॉक्टर बाहर आते हुए कहने लगी, पेशेंट के साथ कौन है? तभी वीरा खड़ी हुई और डॉक्टर के सामने जाते हुए कहने लगी, हम हैं उनकी बेटियां। डॉक्टर ने सिर झुका के देखा तो छोटी छोटी बच्चियां ग्रीन कलर की फ्रॉक में बैठी थीं। दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, पर भाव बिल्कुल अलग अलग। जहाँ वो छोटी बच्ची बेंच पे बैठे रो रही थी, वहीं सामने खड़ी लड़की बिना किसी भाव के डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, तुम किसी बड़े को बुला लो। वीरा ने बिना किसी भाव के कहा, हम तीनों ही हैं एक दूसरे के लिए, आप मुझे बता सकती हैं? वीरा की ऐसी कॉन्फिडेंट बात सुनकर डॉक्टर दंग हो चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस लेते ली और कहा, आपकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है और ये शायद उनका दूसरा है। हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है और उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, ज़रूरी है। वीरा ने डॉक्टर को देखा और कहा, उन्हें 7 साल पहले एक अटैक आया था और उनका ऑपरेशन कब तक करवाना होगा? डॉक्टर ने उसके सर पे हाथ रखते कहने लगी, देखो बच्ची, तुम परेशान मत हो। वीरा ने अपनी कठोर नज़रों से डॉक्टर को देखा और कहा, मैंने पूछा ऑपरेशन कब तक करवाना होगा? एक पल के लिए तो डॉक्टर के हाथ काँप गए थे। उन्होंने मन पूछा, ये पक्का बच्ची नहीं है। तभी रावी उस डॉक्टर के सामने डॉक्टर का कोट खींचते हुए कहने लगी, डॉक्टर आंटी बताओ ना। डॉक्टर ने उस दूसरी लड़की को देखा और सोचा, इन दोनों के अंदर ज़रूर किसी शैतान और परी की आत्मा है। तब महसूस हुआ कि वीरा होने उन्हें ही घूर रही है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, 4 महीने आपको इनका ऑपरेशन 4 महीने के करवाना होगा, और ये बहुत कठिन है क्योंकि एक्सपर्ट का ही इनका ऑपरेशन कर सकते हैं। इनकी सिचुएशन पिछले 7 सालों में काफ़ी बिगड़ चुकी है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया है। वीरा ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी दूर जाकर अपने हाथ में फ़ोन पकड़कर किसी को फ़ोन करने लगी। रावी ने जब वीरा को किसी को फ़ोन करते देखा, उसने कहा, आप ग्रैंडपा को फ़ोन उसने कहा, क्या आप ग्रैंडपा को फ़ोन कर रहे हैं? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 8 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में आया हो, आपको और पता लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।